आज हमको तत्पुरुष जो समास चल रहा था, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसमें हमको यहाँ से आगे बढ़ना था। तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च, इससे आगे बढ़ना था। यह सूत्र है, यह समास विधायक सूत्र है। यह जो सूत्र है, यह 3 स्थलों में समास का विधान करता है। पहला कौन? तद्धितार्थे विषये, उत्तरपदे और समाहारे। 3 जगह समास का विधान कहता है, तद्धितार्थ, उत्तरपद और समाहार। इसके व्यक्ति में लिखा है कि तद्धितार्थे विषये, तद्धित प्रत्यय वहां है कि नहीं है ये हमको नहीं देखना है, अपितु तद्धितार्थ की विषयता है कि नहीं ये देखना। अर्थात आगे तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हो जाए तब पर भी हम समास कर लेंगे। तद्धितार्थ की विषयता होना चाहिए। और दूसरा, उत्तर पदे चपलता, उत्तर पद पर में हो। दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति है समाहारे च वाच्ये, और जहां पर समाहार समुदायार्थ जो वाच्य होता है वहां पर भी यह समास करता है। तद्धितार्थे विषये, उत्तर पदे च परतः, समाहारे च वाच्ये, दिक् संख्ये प्रागवत। पहले दिक् संख्ये संज्ञायाम से दिक् और संख्या ये चला रहा है। दिक् संख्ये प्रागवत अर्थात दिशावाची और संख्यावाची जो शब्द हैं उनका तद्धितार्थ की विषयता में उत्तर पद परे हो और समाहार वाच्य हो तो समास होता है। और वह समास कैसा होता है? वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। पूर्वस्याम शालायाम भव। अब देखिए जी, इसके उदाहरण जो देंगे, इसके उदाहरण पहले तद्धितार्थ विषय इसका उदाहरण आगे आएगा, उसके बाद उत्तर पदे का उदाहरण, उसके बाद समाहार इसका उदाहरण आएगा। इसका जो संपूर्ण अर्थ यदि हम देखें तो तद्धितार्थे विषय अर्थात तद्धित प्रत्यय के अर्थ की विषयता हो, उत्तर पद परे हो, समाहार अर्थात समूह अर्थ होने पर दिशावाची और संख्यावाचक जो समर्थ सुबंत का समान विभक्त्यंत वाले जो समर्थ सुबंत हैं उनके साथ समास होता है और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला है तद्धितार्थ विषय, उसका उदाहरण है पूर्वस्याम शालायाम भवः। ये पौर्वशाला, ये इसका उदाहरण है। नीचे यहाँ लिखा है पौर्वशाला। उसका जो विग्रह है, उसका विग्रह बता रहे हैं कि पूर्वस्याम शालायाम भवः। यहाँ पर भाव इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय आगे होगा। पहले समास होगा, समास के बाद तद्धित प्रत्यय होगा। समास के बाद तद्धित प्रत्यय इसलिए होता है क्योंकि जब समास के बाद तद्धित प्रत्यय होगा तो उसका आदि अच पूर्व का उ होगा, वो वृद्धि, उससे वृद्धि होगी। केवल साला से कह देंगे सा का सा के आ की वृद्धि हो जाएगी। चलिए अभी प्रयोग हम जब सिद्ध करेंगे तो देखेंगे कि समास होने के बाद तद्धित प्रत्यय करने का क्या फल है। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, ऐसा ये विग्रह होता है। ये भाव अर्थ यहाँ पर आपको केवल इसलिए बता दिए हैं कि तद्धित अर्थ की, तद्धितार्थ की विषयता है। तद्धित प्रत्यय आगे भव अर्थ में हो जाएगा। पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्व
यहाँ पर आप षष्ठंत भी विग्रह कर सकते हैं और विग्रह आप यहाँ पर प्रथमांत भी विग्रह कर सकते हैं। हमको केवल विग्रह में ये देखना है, विग्रह में समान विभक्त्यंत पद होना चाहिए। अगर हम यही पूर्वस्याम शालायाम ऐसा विग्रह करेंगे तो पूर्वस्याम शालायाम भवः ये लौकिक विग्रह आपका हो जाएगा, और इसका जो अलौकिक विग्रह होगा वह है पूर्वा ङी और शाला प्लस ङी। यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र से समास होगा। यह सूत्र कहता है कि जो तद्धितार्थ तद्धित की विषयता होने पर दिक्वाची और संख्यावाची जो शब्द होता है उसका समान विभक्त्यंत जो समर्थ सुबंत होता है उसके साथ समास होता है। तो पूर्वाग्नि से यहाँ पे तद्धित की विषयता है, ये भाव बता रहा है कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आगे होगा। तो तद्धित वृत्ति की विषयता होने पर इस सूत्र के द्वारा तद्धितातोत्तर पद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समास हुआ। समासत्वात् तद्धित समासाश्च से तात्पर्य संज्ञा, और इस जो गी है उसका लोप हो गया। क्या बन गया? पूर्वा शाला, पूर्वाशाला बन गया। इसके बाद वातिकाया सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंगवत, जो सर्वनाम होता है वृत्ति मात्र में अर्थात समास आदि जो वृत्ति होती है उसमें पुंगवत हो जाता है। अर्थात पुंगवत भाव मतलब कि पुल्लिंग की तरह हो जाता है, जैसे पुल्लिंग में होता है उसी प्रकार वह भी हो। जो पूर्व शब्द है यह जो सर्वाधिगण है उस सर्वाधिगण में यह पढ़ा गया है। सर्वाधिगण में पाठ होने के चलते यह सर्वनाम है, और सर्वनाम होने से जब इसका समास होगा, समास होने में यह क्या हो जाएगा? पुंगवत भाव। इस पूर्वा का पुंगवत भाव मतलब कि ये पूर्व शब्द क्या था? पुल्लिंग था। इसको इस स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय करते हैं। टाप में आ बसता है, पूर्वा बनता है। तो जब पुंगवत भाव होगा तो यही जो टाप प्रत्यय ये हट जाएगा, इससे जो आ है यह चला जाएगा, केवल पूर्व शब्द आजादी बच जाएगा। और पूर्व शब्द की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि समास विधायक जो शास्त्र है तद्धितातोत्तर पद समाहारे च, यह समास विधायक शास्त्र है, उसमें जो प्रथमांत पद है दिक और संख्या यह प्रथमांत पद है। दिशावाची शब्द पूर्व है, उसका पहले प्रयोग हो गया, तो पूर्व शालायम। पूर्वशाला बन जाने के बाद अब आगे सूत्र आया दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम य। दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम य अर्थात असमत भव अर्थ यहाँ साथ संज्ञा असंज्ञायाम दिया है। दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, दिक पूर्व पद में हो, दिशावाची जो शब्द है वह शब्द पूर्व पद में हो तो न्याय प्रत्यय होता है असंज्ञा, कोई संज्ञा नहीं होना चाहिए, कोई संज्ञा विद्यमान ना हो। देखिए इस सूत्र में दिक है, पूर्व पदार्थ है, असंज्ञायाम।
दिक् पूर्व पदम यस्य, अर्थात दिशावाची पूर्व पद में हो ऐसा। न संज्ञा असंज्ञा तस्मात् असंज्ञायाम, और वह जो प्रयोग बन रहा है वह प्रयोग असंज्ञा इस अर्थ में विद्यमान हो, अर्थात संज्ञावाची न। दिशावाचक शब्द पूर्व पद में हो ऐसा जो प्रातिपदिक, उससे भाव अर्थ में क्या होता है, यहाँ प्रत्यय होता है। ये शैसिक का सूत्र है, तो शैसिक अर्थ में यहाँ प्रत्यय होता है और असंज्ञा विद्यमान, कोई संज्ञा ना हो। तो पूर्वशाला कोई संज्ञा नहीं, पूर्वश्याम शालायाम भवः, अर्थात पूर्व दिशा वाली शाला में होने वाला, कोई संज्ञा नहीं है, केवल नाम विशेष है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ प्रत्यय हो गया। सॉरी, यहाँ प्रत्यय हो गया। इसमें जो इया है, इस इयाकार के एक सूत्र चूटू। चूटू कहता है कि चवर्ग और टवर्ग प्रत्यय के आदि में हो तो उसकी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे चवर्ग प्रत्यय के आदि में है, इसकी इया की क्या हो गई, इत संज्ञा और लोप। तो क्या बच गया, केवल आ बच गया। तो बन गया प्रयोग पूर्व शाला, आ बच गया। अब आगे सूत्र आया तद्धितेषु चामादेः। सूत्र क्या कहता है, कहता है कि इति णिति चा तद्धितेषु, इति अर्थात जहां पे आकार की संज्ञा हुई हो अथवा अणाकार की संज्ञा हुई हो, ऐसे तद्धितेषु, तद्धित प्रत्यय पर में हो, होने पर अचाम आदे अचो वृद्धि स्या, अचों के मध्य में जो आदि अच, पहले वाला अच होगा, उस अच की उसको वृद्धि होती है। सूत्र कहता है इति यानी तद्धित प्रत्यय के परे होने पर अचों में जो आदि अच होता है उसकी उसको वृद्धि होती है। यहाँ पे देखते हैं इसे पूर्वश्याम, पूर्व शाला शब्द है, पूर्वशाला शब्द में ऊ का ऊ है, वर्ग में आ है, शाला में आ है, तो अचों के मध्य में जो ये आदि अच कौन है, तो आदि अच ऊ है, उसो को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उसो की वृद्धि क्या हो गई, आऊ हो गई, क्या बन गया, पौर्व शाला आ। अब सूत्र यस्येति चा, इस सूत्र के द्वारा जो ये शाला में दीर्घ आ है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो पूर्व साल बन गया, सु आएगा, सु का रुक्त विसर्ग हो गया, पूर्व सालह, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है, यह प्रयोग जो पहले अर्थ किए हैं, तद्धितार्थ विषये, तद्धितार्थ विषय उत्तर, तद्धितार्थ की विषयता होने पर, तो इस विग्रह वाक्य में जो भाव है, भाव अर्थ में यहाँ प्रत्यय है, उस यहाँ प्रत्यय की विषयता है, विषयता होने पर तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार चाहे समास हुआ। अब जो ये अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह वाक्य है पूर्वश्याम शालायाम भवः,
अलौकिक विग्रह वाक्य होगा पूर्वागी सालागी, समास तात्पर्य संज्ञा, विभक्ति का लोप कर दीजिए, गी विभक्ति है उसका लोप हो गया, पूर्वा साला बन गया। फिर एक वार्तिक आया सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंगवत, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका क्या होता है, वृत्ति मात्र में पुंगवत भाव होता है। सर्वाधिगण में पूर्वा शब्द का पाठ है, समास वृत्ति है, पुंगवत भाव हो गया, पूर्व साला बन गया। दिक पूर्व पदार्थ संज्ञा या मिया, इस सूत्र के द्वारा ये सूत्र कहता है कि दिक पूर्व पदार्थ अर्थात दिशावाची जो शब्द है, दिशावाचक शब्द पूर्व पद में हो, ऐसे प्रातिपदिक से भाव अर्थ में या प्रत्यय होता है और असंज्ञा विद्यमान उस जिससे हम यहाँ प्रत्यय कर रहे हैं वह असंज्ञा का बोध कराने वाला कोई संज्ञा विशेष ना हो, संज्ञा विशेष नहीं है। यहाँ पर तिया प्रत्यय हो गया, पूर्व साला यहाँ बन गया, तद्धितेषु चामादेश वृद्धि कर दी आदियच को, तो पौर्व साला आ बन गया, इससे आकार का लोप कर दीजिए, पौर्व साल बन गया। और पूर्व में जो प्रातिपदिक संज्ञा उसी प्रातिपदिक संज्ञा को मानकर सुव्यक्ति आ गई, सु को क्या हो गया, ऋतु विसर्ग हो गया, पौर्व साला यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अगर देखिए समास के पहले हम कहते हैं कि एक समस्या ये आती है, ये पूर्व देखिए अलग पद होगा, साला अलग पद होगा, इस हम साला से यदि यहाँ प्रत्यय करते हैं तो तद्धितेषु चमादे इसके आ को वृद्धि करें, क्योंकि इसी से हमने यहाँ प्रत्यय किया है, अचो के मध्य में आदि अच होगा साला का आ। जब संपूर्ण कर देते हैं तो पूर्व साला यह संपूर्ण पद हो जाता है और उसका आदि पूर्व में पा में उ हो जाता है, इसीलिए समास के बाद हम प्रत्यय करते हैं। ये चीज समझ में आ गई सभी को? यदि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अब हम सूत्र का जो अर्थ है उसमें दूसरा जो अर्थ, दूसरी जो कंडीशन दिया है समास कहता है जिसमें, उसको हम देखते हैं। ये क्या कहता है, उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद में परे हो तब भी तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समास होता है। अब इसमें हमको ये देखना है कि उत्तर पद परे में कहा मिलेगा, जहां पे तीन पद का समास होगा वहां पर उत्तर पद पर में मिलेगा, क्योंकि दो पदों का आपको समास करना है, फिर बाद में उत्तर पद परे होना चाहिए। तो त्रिपद समास अर्थात त्रिपद बहुव्रीहि जहाँ पे समास होता है वहां पे उसके अंदर जो दो पद होते हैं उन दो पदों का जो समास है तद्धितार्थो तपत समाहारे च, यह सूत्र समास का विधान करता है। देखिए पंच गावो धनम यस्य त्रिपद बहुव्रीहि, पंच गावो धनम यस्य, पांच गाय धन है जिस व्यक्ति के, ऐसा वो होगा। इसका जो विग्रह होगा वह आपका विग्रह ये होगा, पंचन जस गो जस धन प्लस जस, ये विग्रह।
पंचनजस, गोजस, धनजस, यह विग्रह होगा आपका अलौकिक विग्रह। इसी विग्रह वाक्य में समास होगा। पंच गावो धनम यस्य, ये लौकिक विग्रह होगा। पंचनजस, गोजस और धनजस करने की आवश्यकता नहीं, धन सु भी कर सकते हैं, क्योंकि जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चाहे यह सूत्र लगेगा, यह सूत्र केवल 2 पदों में ही लगेगा, उसको तीसरे पद से ज्यादा मतलब नहीं। अब देखिए, एक वाक्य इन्होंने बनाया कि द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचन। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, द्वंद्व तत्पुरुषयो हो उत्तर पदे, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। उत्तर पदे, यदि उत्तर पद में हो, उत्तर पद में अर्थात उत्तर पद को मान करके यदि द्वंद्व समास हो रहा हो अथवा तत्पुरुष समास हो रहा हो, तो वह समास नित्य होता है, वह समास वैकल्पिक समास नहीं होता। क्योंकि आपने देखा था कि समास का विधान जो होता था विकल्प से होता था, वैकल्पिक समास का विधान किया गया था। राज्ञा पुरुषा, यह भी साधु है, राज पुरुषा, यह भी साधु। लेकिन जब हम उत्तर पद को मान करके तत्पुरुष समास करते हैं अथवा द्वंद्व समास करते हैं, तो वह जो बीच वाले पदों में समास होता है वह नित्य समास होता है, उसको हम अनित्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे, अभी आगे हम प्रयोग में देखेंगे कि अनित्य मानेंगे तो क्या बनेगा, नित्य मानेंगे तो क्या बनेगा। इसके बाद दूसरा सूत्र आया गोर तद्धित लुक। ये सूत्र कहता है गोंतात तत्पुरुषात तत्स्यात् समासांतो न तो तद्धित लुक। गोंतात अर्थात गो शब्द है अंत में जिसके, गोंतात अर्थात गो शब्द है अंत में जिसके, और क्या हो तत्पुरुषात, तत्पुरुष समास भी होना चाहिए। गो शब्द अंत में होना चाहिए, तत्पुरुष समास होना चाहिए। उसे क्या होता है तत्स्यात्, उसे टच प्रत्यय। समासांत, वह टच प्रत्यय समासांत होता है, समासांत टच प्रत्यय होता है। एक और कंडीशन बता दिया, किंतु न तो तद्धित लुक, अर्थात जहां पर तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हो, तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हो, अर्थात जहां पर तद्धित प्रत्यय का लोप होगा वहां पर इस सूत्र से टच प्रत्यय नहीं, जहां पर तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं होगा वहां पर इस सूत्र से टच प्रत्यय होगा। कंडीशन क्या है कि गो शब्द अंक में हो, तत्पुरुष समास हो, समासांत टच प्रत्यय होता है, जहां पर तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हो। देखिए अब प्रयोग बनाए हैं पंच गव धना, इस प्रयोग को हमको सिद्ध करना। इसका विग्रह आपने अभी देखा ही था, पंच गावो धनम यस्य, यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह जो वाक्य होगा वह होगा पंचन जस गोजस धन सु, इसी विग्रह वाक्य में समास होगा। समास हमको करना है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा से समास करना है। तो तद्धित अर्थ में समास हो, उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद में है ये धन, उत्तर पद परे हो तो जो मध्य में ये जो पंचन और गो है इसका समास हो जाए।
इसका समास कौन करेगा? तद्धितातु उत्तर पद समाहारे चा, उस सूत्र से समास होगा। कहता है उत्तर पद में परे हो, उत्तर पद में परे है, संख्यावाची शब्द हो अथवा दिक्वाची शब्द हो, उसका समर्थ सुबंत के साथ समान विभक्त्यंत के साथ समास होता है, तो उसके सूत्र की जो विषयता पूरी घट जाएगी। उत्तर पद में परे आपका ये धन, और ये पंचन शब्द संख्यावाची है, और समानाधिकरण अर्थात समान विभक्त्यंत पद गो जस है, तो पंचन और गो का क्या हो जाएगा? समास। समास होगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकत्वात् जो सुपो धातु प्रातिपदिक हो सूत्र, उससे विभक्ति का लोप हो जाएगा। पंचन गो बन जाएगा, ये धनसु अलग रहेगा। पंचन गो बन जाएगा, और नकार का इस लोप को अंतर्वर्ती जो जस व्यक्ति है उसको मान के पद हो जाएगा, पद को मान करके नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। और पंच की उपसर्जन संज्ञा प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम, और पूर्व प्रयोग भी हो जाएगा, पंच गो बन जाएगा। पंच गो बन जाने के बाद गोर तद्धित लुक इस सूत्र के द्वारा ये कहता है गोन्तात, अर्थात गो शब्द अंत में है जिसके, यहाँ तत्पुरुष समास भी है, कौन प्रत्यय हो जाएगा? टच। टच में टकार की संज्ञा चूटू से, चकार की संज्ञा हलंतम से, केवल आ बचेगा, तो ये धन वैसे ही चलता जाएगा। एचो अव्यय से ओ के स्थान पर अवादेश हो जाएगा, क्या बन गया? पंच गव, और जो अनेक मन्य पदार्थ सूत्र है उससे पूरे का समास हो जाएगा, पंचगौ धन बन जाएगा, सु आएगा, सु के स्थान पर रिक्त विसर्ग हो जाएगा, पंचगौ धन। अब हमको यहाँ पे एक चीज जो पीछे वार्तिक का आया था कि यदि उत्तर पद में समास होता है द्वंद्व तत्पुरुषयो हो उत्तर पद नित्य समास वचन, एक इसलिए कहा गया कि यदि समास नहीं मानेंगे तो, यदि समास मध्य में समास नहीं मानेंगे तो नकार का तो नलोपा प्रातिपदिकांत से श्लोप हो जाएगा। जब तक पुरुष समास नहीं मानेंगे तो यह जो टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है गोर तद्धित लुगी, इससे कभी भी टच प्रत्यय नहीं, क्योंकि तत्पुरुष समास में टच प्रत्यय करता है, हमने तत्पुरुष समास माना ही नहीं, बहुब्रीहि समास ही माना, तो पंच गो धन बने, जबकि हमको प्रयोग इष्ट है पंच गो धन, और जब बनेगा क्या? पंच गो धन। यदि हम तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे जैसे समास नहीं मानेंगे तो पंच गो धन बनेगा, समास मानते हैं तो पंच गो धन जो इष्ट प्रयोग है उस इष्ट प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। समझ में आया सभी को? आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।